नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एडुसेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसकी स्लोप कैसे लिखी जाती है या फिर उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अलग अलग सिचुएशंस के अंदर हमने किसी लाइन की इक्वेशन को लिखना सीखा। अगर उसकी स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है तो उसकी स्लोप क्या, उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर किसी लाइन के दो पॉइंट गिवन है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। यानी कि अलग अलग सिचुएशन के अंदर हमने किसी लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना सीखा। क्या कोई ऐसी इक्वेशन भी है जो इन सारी फॉर्म्स को समाकर रखती है, यानी कि हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो इस जनरल इक्वेशन से हम बाकी जितनी भी हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं उनको हम कैसे रिड्यूस करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स में रिड्यूस किया जा सकता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि इस जनरल इक्वेशन से ये 3 फॉर्म्स को बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। किसी लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना सीखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारा मेन फोकस है। जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है उसको हमने क्या बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, y है। तो यानी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें हम y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और बाकी सभी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे। अब जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यानी कि इस इक्वेशन को जब हम b से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू माइनस ए पॉन बी एक्स माइनस सी पॉन बी। तो आप इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से जब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आ गई, माइनस ए पॉन बी, और y इंटरसेप्ट क्या आया है, माइनस सी अपॉन बी। तो स्लोप से आप एक फार्मूला भी बना सकते हैं। अब यहाँ से क्या फार्मूला बना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरह से स्लोप का हमारे पास फार्मूला बन चुका है। अगर कोई भी जनरल इक्वेशन हमें दे दी जाए तो हम इजीली जो उसकी स्लोप है वो लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो देखिए आपने जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना सीख लिया है। अब हम जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। तो अब हमने इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है और जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर क्या है, 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, x की टर्म है और y की टर्म है। तो हम जनरल इक्वेशन में भी क्या करेंगे, x की टर्म और y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। अब हमने राइट हैंड साइड पर 1 बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस सी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है
ए अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई डिवाइड बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें हम देख रहे हैं कि x के डिनोमिनेटर में a है, तो यानी कि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x डिवाइड बाय माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई डिवाइड बाय माइनस सी अपॉन बी इज़ इक्वल टू 1। तो यानी कि ये जो हमारे पास अब लास्ट में फॉर्म आई है ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आई है माइनस सी अपॉन ए, और जो b इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू क्या आई है माइनस सी अपॉन बी। एक्चुअली जो हमने पीछे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी उसमें हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आया था माइनस सी अपॉन बी। तो आप इस इंटरसेप्ट फॉर्म में भी देखेंगे तो y इंटरसेप्ट हमारा सेम है और इसमें x इंटरसेप्ट क्या आया है माइनस सी अपॉन ए। तो इस तरह जनरल इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में भी रिड्यूस करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे किसी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो मान लीजिए ये लाइन एल है हमारे पास, ये लाइन एल की अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम p ले लेते हैं और ये जो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा बनाता है, तो इसकी इस लाइन l की जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो ये होती है x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। तो हमने ये फॉर्म बनानी है जनरल इक्वेशन से। अब हम जनरल इक्वेशन में जो c कांस्टेंट है उसको हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू b अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन p। हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइन 1 है और लाइन 2 है ये आपस में पैरेलल हैं या एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो भी हम ये कहते हैं कि x कोऑर्डिनेट्स y के कोफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनकी जो रेशो है वो हमारे पास सेम आएगी। तो यहाँ से हम कोस ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं AP डिवाइड बाय माइनस सी, तो माइनस साइन को हम ऊपर रख लेते हैं। इसी तरह साइन ओमेगा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास माइनस BP डिवाइड बाय सी। अब हमारे पास ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो जब इसमें हम साइन की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और कोस की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा पी स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हैं कि पी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। अब ये जो p की वैल्यू है आप कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा में रिप्लेस करेंगे तो हमें यह रिज़ल्ट मिलेगा कोस ओमेगा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। साइन ओमेगा की वैल्यू निकल आती है प्लस माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट, और p हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ था प्लस माइनस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट। तो इस तरह आपने देखा कि इसी जनरल इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है पूरी इक्वेशन को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट इसके साथ हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म के अंदर।
हाँ जी, इस तरह आपने किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशंस को अलग अलग फॉर्म्स में रिड्यूस करना सीख लिया। अगर किसी लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन है तो उसको पॉइंट्स लॉ फॉर्म में कैसे लिखना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखना है, यानी कि किसी भी लाइन को आप, किसी लाइन की जनरल इक्वेशन को आप किसी भी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब जरूरत है प्रैक्टिस की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी फॉर्म को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो चलिए हेल्प लेते हैं एग्जांपल्स की। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर? इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। फाइंड इट्स स्लोप, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। देखिए स्लोप तो हम निकाल सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से। यानी कि जो हमारी जनरल इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, इसको हम पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, सेकेंडली इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली जो हमारी फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये फॉर्म देने के लिए जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड पर y वाली टर्म को रखेंगे और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। अब y का कोफिशिएंट क्या है? -4, तो -4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि m क्या आ रही है 3.4, यानी कि स्लोप हमारे पास आ चुकी है 3.4। और यहाँ पर जो c है, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट, तो उसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 5.2। अब हमें अकेला ये निकालना है x इंटरसेप्ट, तो उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? x पॉन a प्लस y पॉन b इज इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे और राइट हैंड साइड पर अब -10 है, तो पूरी इक्वेशन को -10 से डिवाइड करते हैं तो हमें यह मिलता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो x के डिनोमिनेटर में आएगा -10.3, y के डिनोमिनेटर में आएगा 5.2 एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इजीली देख सकते हैं जो x इंटरसेप्ट है -10/3 है और y इंटरसेप्ट है 5.2। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे नॉर्मल फॉर्म के अंदर और हमने क्या निकालनी है p एंड ओमेगा वैल्यूज़। तो जनरल इक्वेशन क्या दी गई है? √3x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a की वैल्यू क्या है √3, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है -8। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है a² प्लस b² इन अंडर रूट के साथ। तो a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाती है 2। यानी कि पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पर ले लेंगे। अब हमारे पास ये वो फॉर्म बन चुकी है नॉर्मल फॉर्म, जिसमें x का कोफिशिएंट होता है कोस ओमेगा और y का कोफिशिएंट होता है साइन ओमेगा और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या होती है p वैल्यू। तो यहाँ आप देखेंगे कोस ओमेगा की वैल्यू क्या है √3/2, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है 1/2 और p की वैल्यू क्या है 4। तो
आप इजीली देख सकते हैं कि जब आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये बात तो क्लियर है कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू ये सही है। लेकिन ये कौन सी एंगल के ऊपर हमें ये वैल्यूज़ दे रही हैं? जब हमारे पास ओमेगा क्या होगा 30 डिग्री। क्लियर है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 30 डिग्री को आप π/6 भी लिख सकते हैं। और P ये हमारे पास क्या आ चुका है 4। एक्चुअली P क्या होता है? दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन। तो इस तरह आपने जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा और यहाँ से आपने P की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करना भी सीख लिया। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस y minus √3x minus 5 is equal to 0 and √3y minus x plus 6 equal to 0। अब क्योंकि ये जनरल इक्वेशंस हैं तो जनरल इक्वेशंस में हमने स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला सीखा था -a/b, यानी कि m1 स्लोप है हमारे पास फर्स्ट लाइन की स्लोप। तो इसमें हम x कोऑर्डिनेट देखेंगे वो क्या है √3 -√3 और y कोफिशिएंट क्या है 1। तो m1 स्लोप हमारे पास आ जाती है √3। इसी तरह m2 स्लोप यानी कि लाइन 2 की जो हमारी स्लोप है वो क्या होगी माइनस ऑफ x कोफिशिएंट। x कोफिशिएंट क्या है -1 और y कोफिशिएंट क्या है √3। तो ये वैल्यू आ चुकी है 1/√3। तो दो लाइंस के बीच में हमने एक फार्मूला सीखा था एंगल फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वैल्यू हम क्यों लेते हैं? ताकि जो हमारा एंगल है वो एक्यूट फाइंड आउट हो सके। अगर हम मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाते हैं थीटा की, एक तो एक्यूट वैल्यू आएगी और दूसरी ऑब्ट्यूज़। तो क्योंकि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं दो तरह के एंगल बनाती हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज़ एंगल। एक एंगल 90 से लेसर होगा, दूसरा एंगल 90 से अबव होगा। तो ये वैल्यू जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे m1 और m2 की तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। एलसीएम लेने के बाद 3 - 1 डिवाइड बाय 2 इंटू √3 इन मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू आ जाती है 1/√3 इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं थीटा की दो वैल्यूज़ आएंगी व्हेन जब हम कहते हैं कि जब एंगल एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होता है एट एंगल 30 डिग्री, और जब नेगेटिव लेना है यानी कि एंगल होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एंगल होगा कुछ इस तरह से 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये आ जाता है 150। तो दो एंगल हमारे पास निकलते हैं। एक्यूट एंगल विल बी 30 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल विल बी 150 डिग्री। हाँ जी, इन एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। काफी इजी था, कहीं से भी मुश्किल लगा आपको? नहीं लगा ना? तो अब हम सीखेंगे किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये एक पॉइंट गिवन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है, या फिर अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए सीखते हैं इनके बारे में भी। यहाँ तक अब सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि अगर हमें एक पॉइंट दे दिया जाए और एक लाइन दे दी जाए तो हमने उस पॉइंट से उस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो मान लीजिए ये हमारे पास एक लाइन है L
और ये हमारे पास एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P से हमने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM को कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A, B और P। A और B क्या है? देखिए, अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दे दीगी AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, तो इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हमने कन्वर्ट करना सीखा था, तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट आता था A, उसकी वैल्यू क्या आई थी? -C/B A। और इसी तरह y इंटरसेप्ट था हमारे पास -C/B। तो यहाँ से हमारे पास x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकल आता है -C/A, 0, और इसी तरह y एक्सिस के ऊपर हमारा पॉइंट निकल आता है 0, -C/B। तो इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम एरिया लिख सकते हैं। कौन सी ट्रायंगल? APB का। तो हम एरिया लगा रहे हैं, एरिया APB का हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस इसमें हम क्या ले रहे हैं? अगर ये हमारा पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो बेस है हमारे पास AB, और इसमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? PM। अब AB के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स स्क्वायर एंड डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट स्क्वायर इन अंडर रूट मल्टीप्लाई विद PM। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। अगर हम दोबारा से इसी ट्रायंगल के ऊपर जो एरिया फॉर्मूला हमने 10th में सीखा था वो अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इन मैग्नीट्यूड। ये पूरी वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड में रखी जाती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, एरिया हमारा सेम होता है, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे तो हमारे पास PM की लेंथ निकल आएगी। लेकिन पहले हम ये एरिया फार्मूला जब हम लगा लेते हैं, एरिया ऑफ APB यूजिंग दिस फार्मूला, तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, AB गिवन है, PB गिवन है और BB गिवन है। तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा 1/2 इंटू C/AB इन मैग्नीट्यूड AX1 प्लस BY1 प्लस C इन मैग्नीट्यूड। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो PM लेंथ है वो निकल आती है, क्योंकि ये हाफ और हाफ कट जाएंगे। तो PM लेंथ हमारे पास क्या निकल आएगी? दैट इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस C इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय A² प्लस B² इन अंडर रूट। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहली जो पैरेलल लाइन है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस C1। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस C2। इन दोनों को ही हम पहले जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या लिखी जाएगी? mx माइनस वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन बनेगी mx माइनस वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारी ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें हमें पता है कि जो C1 है ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि ये y एक्सिस को मीट कर रही है 0, C1 पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट से
हम दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालनी है डी। तो ये पॉइंट जो है 0,7, तो हमने पहले एक फॉर्मूला सीखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, ax1 प्लस by1 प्लस c इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट। ये कौन सी लाइन के लिए होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और पॉइंट क्या कौन सा गिवन होता है? x1 y1। तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला है ये वाला d का। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, अब हमारी जो लाइन है ये सेकंड लाइन है mx माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाती है? अब पॉइंट कौन सा है हमारे पास? 0,7। तो x की वैल्यू क्या है? 0 है, तो m इंटू 0 आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या है? c1। ये वैल्यू सारी मैग्नीट्यूड में रखी जाएगी, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट। अब इन इक्वेशंस में हमारे पास जो a स्क्वायर है वो आएगा m स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आ रही है? c2 माइनस c1 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर इन अंडर रूट। अब क्योंकि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ये हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और वहाँ पे हमारे जो c कोऑर्डिनेट्स हैं वो c1 और c2 हों, तो हमारा जो जनरल फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा c2 माइनस c1 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ये जो डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड अंडर रूट, तो ये सेम ही रहेगा। तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला क्रिएट हो जाता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस का, c2 माइनस c1 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारे पास क्या गिवन है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,-5 फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन है, तो इस पॉइंट से हमने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था? ax1 प्लस by1 प्लस c इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जस्ट x1 y1 की वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। जनरल इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जब हम x1 y1 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो क्या आएगी वैल्यू? 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 26। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्योंकि ये है x का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू है 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस b स्क्वायर। अब b की वैल्यू तो है -4, तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। तो इस तरह आप देख रहे हैं 9 प्लस 20 माइनस 26 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 5। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 3.5, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव होती है इसलिए फार्मूला में मैग्नीट्यूड लगाया जाता है। तो डिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी है, जस्ट हमारे पास एक फार्मूला जो है उसको हमने यूज़ करना है और जो भी हमारे x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। जनरल इक्वेशन जो गिवन है उसको हमने माइंड में रखना है और फार्मूला के अंदर हमने सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं,
इनके बीच में डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एक लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा था d का। वो क्या था, c2 माइनस c1 इन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन अंडर रूट। तो यहाँ पर c2 की वैल्यू क्या है, 5 या 7, जो भी आप c1 और c2 मान के चल सकते हैं। तो c2 माइनस c1 डिवाइड बाय, अब क्योंकि दोनों में हमारे पास a और b की वैल्यू सेम है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इन अंडर रूट, तो 2 डिवाइड बाय 5। तो इस तरह दो पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना काफ़ी इजी था। क्या दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी कि हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि ये जो लाइन L है इसकी हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। और जो लाइन L है ये पासिंग है एक पॉइंट से 1, -2। तो L लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। अब L लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो हमें गिवन है, स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन से। अब क्योंकि दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो हमारे पास उनकी स्लोप्स के बीच में ये रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यानी कि लाइन L की जो स्लोप है m1 वो क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m2, तो -1/m2। अब m2 स्लोप क्या होगी, दैट इज़ द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, तो उसका हमने फॉर्मूला सीखा था -a/b। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है और b की वैल्यू क्या है, -2। तो इस तरह जो m1 स्लोप है वो हमारे पास क्या चुकी है, -2। अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पॉइंट हमारे पास गिवन है 1, -2, तो y1 वैल्यू क्या है, -2। स्लोप अभी हमने कैलकुलेट की है -2 और x1 वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ से आप इजीली जो है किसी लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 और 2 ये कांस्टेंट टर्म्स जो है कैंसिल हो चुकी हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आज का जो टॉपिक था हमारा काफ़ी आसान था और इंटरेस्टिंग भी था। इंटरेस्टिंग इसीलिए लगा होगा क्योंकि हमने जो फॉर्म्स थी वो पहले से पढ़ रखी थी और आज हमने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन को उन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना सीख लिया। और हमने एक स्पेशल फॉर्मूला सीखा था आज कि अगर एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से किसी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि +2 में एक हम चैप्टर करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उस चैप्टर के अंदर ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला है काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अब किसी भी क्वेश्चन को इजीली बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।